नमस्कार, अमर उजाला द बोनस में आपका स्वागत है। मैं हूं शुभम शंखधर और आप देख रहे हैं अपना मनपसंद प्राइम टाइम शो बोनस पॉइंट। खबरों के विश्लेषण के लिए मेरे साथ स्टूडियो में द बोनस के एडिटर अंशुमान तिवारी जी आ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। अंशुमान जी से चर्चा शुरू करें, आज उससे पहले आप देखिए ये ऑन द शो। आज बड़ी खबरें हैं इस शो का हिस्सा। पहली खबर पेमेंट गेटवे से जुड़ी। आयकर विभाग की रडार पर आए हैं पेमेंट गेटवे। क्या पूरा मामला है, क्या खंगाला जा रहा है, ये जानेंगे। शेयर बाजार में आईपीओ लाना होगा मुश्किल। जी हां, से भी कुछ नियम बदल रहा है। क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को कुछ दिशा निर्देश दे रहा है। क्यों दे रहा है, क्या मकसद है, क्या सूंघ रहा है से भी, ये समझेंगे। इसके बाद की खबर जो है बड़ी अजीब खबर है। आप पढ़ के भी आपको लगेगा ये क्या हुआ। नीतिगत दरें यानी कि रेपो रेट तो घटी लेकिन कर्ज महंगे हुए। रेपो रेट तो इसलिए घटाई जाती है कि कर्ज सस्ते हो, लेकिन निजी बैंकों ने, प्राइवेट बैंकों ने कर्ज महंगा कर दिया। भाई, नीतिगत दरें घटने के बाद भी कर्ज महंगा क्यों हुआ, यह समझेंगे। ओला इलेक्ट्रिक पर इनसाइडर ट्रेडिंग की जांच शुरू हुई। जी हां, सेबी ने जांच शुरू की है। एक्शन में सेबी है। क्या पूरा मामला है, कैसे मुश्किलें बढ़ेंगी ओला इलेक्ट्रिक की, ये जानेंगे। कच्चा तेल, ये तो गिरता ही जा रहा। कच्चे तेल पर आज हम विस्तार से बात करेंगे। क्या आउटलुक है, उन देशों के लिए ये कितना बड़ा संकट हो गया है जो तेल उत्पादक देश हैं। अमेरिका भी उसमें शामिल है। $60 के नीचे चला गया है WTI क्रूड। सोचिए इस समय अमेरिका की ऑयल इंडस्ट्री की हालत क्या होगी, इसको जानेंगे। सेबी से इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला निपटाना चाहते हैं प्रणव अदानी। जी हां, उद्योगपति गौतम अदानी के नेफ्यू हैं, भतीजे हैं, और एक मामला उन पर है इनसाइडर ट्रेडिंग का, वो निपटाना चाहते हैं। इसका मतलब यह है कि मान तो लिया ही है कि हाँ, इनसाइडर ट्रेडिंग की थी। कौन सा मामला है, क्या असर होगा इसका, ये भी जानेंगे। पहली खबर पेमेंट गेटवे से जुड़ी। आयकर विभाग ने पेमेंट गेटवे कंपनियों से कई लोगों के यूपीआई लेन देन की जानकारी जुटाई है ताकि लेन देन के जरिए संभावित बेनामी डील्स और उनके जरिए होने वाली टैक्स चोरी का पता लगाया जा सके। इसके लिए आयकर विभाग बेनामी कानून का इस्तेमाल कर रहा है। अब तक 2 पेमेंट गेटवे कंपनियां आयकर विभाग को जानकारी दे भी चुकी हैं। जानकारी क्या जुटाई जा रही है सर, क्या ढूंढा जा रहा है उस जानकारी में इनकम टैक्स विभाग के अधिकारियों की ओर से? शुभम, ये अपने तरीके का पहला मामला है यूपीआई में, और उसमें भी बेनामी कानून का इस्तेमाल होना। 3 तरह के बड़े शक इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को मिले हैं, और ये आपके लिए जानना ज़रूरी है क्योंकि यूपीआई के इंटरफेस में भी अब वैसी ही समस्याएं आती दिखाई दे रही हैं जो कभी आप म्यूल अकाउंट्स में सुनते थे कि अकाउंट का कोई दूसरा इस्तेमाल करता है, अकाउंट का मालिक कोई दूसरा है और उससे खाते का ट्रांजैक्शन कहीं होता है। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को ऐसा पता चला है कि यूपीआई अकाउंट्स को 3 तरह से जराइम में इस्तेमाल किया जा रहा है। या तो यूपीआई अकाउंट किसी फेक मर्चेंट ने बना रखा है जो व्यापारी है ही नहीं, पर उसने अपने नाम से व्यापार के लिए एक यूपीआई अकाउंट बना रखा है और उसके जरिए वो पैसा मूव कर रहा है एक जगह से दूसरी जगह से। दूसरा ये माना जा रहा है कि सेंडर बोगस पेमेंट कर रहे हैं, पेमेंट करते ही नहीं है, पेमेंट वापस कैश से वापस ले लिया जाता है और उस पर टैक्स का क्लेम किया जाता है। और तीसरा ये है कि मर्चेंट्स कहीं ना कहीं मनी लॉन्ड्रिंग के लिए, बेनामी ट्रांजैक्शन के लिए फ्रंट के तौर पर इस्तेमाल किए जा रहे हैं। मर्चेंट या व्यापारी तो जेन्युइन है, पर उनके यूपीआई अकाउंट्स के जरिए पैसे का ट्रांजैक्शन किया जा रहा है। ये अपने तरीके का यूपीआई के इस्तेमाल का पहला मामला है, और इन तीनों ही मामलों में ट्रांजैक्शन करने वालों की पहचान पता नहीं है, और इसलिए इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने बेनामी ट्रांजैक्शन एक्ट के धारा 23 के तहत, सेक्शन 23 के तहत यूपीआई गेटवेज को नोटिस भेजे हैं। और ये जानकारी आने वाले समय में यूपीआई को लेकर और उसके इस्तेमाल को लेकर कई सारे रहस्य खोल सकती है। विवादों से निपटारों से जुड़े अहम मामले पर सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि ऊपरी अदालतों के पास आर्बिट्रल अवार्ड को बदलने की सीमित अधिकार होंगे, लेकिन वे आर्बिट्रल अवार्ड को बदल सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों की पीठ ने 4-1 से यह फैसला सुनाया है। आर्बिट्रल अवार्ड का मतलब आप ऐसे समझ लीजिए कि वो भी एक तरीके के फैसले होते हैं, कोर्ट के ही फैसले होते हैं, बस वो जज नहीं सुनाते हैं बल्कि ट्रिब्यूनल के जो हेड होते हैं वो उस फैसले को सुनाते हैं। सर, इस फैसले का कितना दूरगामी असर होगा, क्या मतलब है इस फैसले का?
शुभ, ये बहुत बड़ा फैसला है। भारत के कानूनी इतिहास में आर्बिट्रेशन की व्यवस्था लागू होने के बाद अपने तरह का ये सबसे बड़ा फैसला है और सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा है उसे समझना ज़रूरी है। आर्बिट्रल ट्रिब्यूनल और आर्बिट्रल अदालतें दो पक्षों के बीच सहमति के आधार पर, कंसिलिएशन के आधार पर अवार्ड जारी करती हैं। अभी तक कानून के तहत व्यवस्था थी कि हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट या तो इन अवार्ड्स को स्ट्रक डाउन कर सकते हैं, इन्हें लागू करा सकते हैं, इन्हें बदलवा नहीं सकते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की बेंच ने अब निचली अदालतों को, हाई कोर्ट्स को भी और सुप्रीम कोर्ट को भी इस बात के अधिकार दे दिए हैं कि वो घोषित आर्बिट्रल अवार्ड में, यानी जो समझौता अवार्ड्स हुए हैं या जो फैसले आए हैं उनमें बदलाव कर सकते हैं। हालांकि अदालत ने चेतावनी के तौर पर यह कहा है कि ये बदलाव सीमित होने चाहिए, ऐसा ना हो कि पूरी तरह से अवार्ड बदलने की प्रक्रिया में कोर्ट शामिल हो जाए। इससे बदलाव क्या हो रहा है? बदलाव ये हो रहा है कि आर्बिट्रेशन की व्यवस्था को कोर्ट के समानांतर शुरू किया गया था शुभम, क्योंकि लिटिगेशन से कोई आदमी अगर निकलना चाहता है और बाद में सहमति से मामला सुलझाना चाहता है तो उसके लिए कानूनी व्यवस्था बनाई गई थी जो आर्बिट्रेशन का कानून था। लेकिन अब उन अवार्ड्स को वापस कोर्ट में चुनौती देने का अधिकार पहले से ही था, कोर्ट को बदलने का अधिकार नहीं था। अभी आने वाले समय में बहुत सारे जो आर्बिट्रेशन अवार्ड्स हुए हैं उन्हें प्रभावित करेगा। सरकार ने ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म ONDC ने नेटवर्क फीस को लागू करना फिलहाल टाल दिया है। ONDC ने कहा है कि अब फीस 1 जुलाई से लागू होगी। शुरुआत में इस फीस को 1 जनवरी से लागू होना था, लेकिन बाद में 1 अप्रैल के लिए टाला गया। अब समय सीमा 3 महीने के लिए फिर बढ़ा दी गई। सर, ये क्यों बार बार टाला जा रहा है फैसला? क्यों नहीं इस पर एक अंतिम फैसला लिया जा पा रहा है? ONDC अभी ये हिम्मत नहीं जुटा पा रही है कि ये फ़ीस बढ़ा देने के बाद, जो प्लेटफॉर्म फ़ीस लगाई जाती है उसे बढ़ाने के बाद कितने ऑपरेटर्स या कितने लोग जो ONDC के नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ऑनलाइन डिजिटल नेटवर्क है जिसके ज़रिए आप एक मार्केट प्लेस है, सरकार ने बनाया है जिससे सामानों की खरीद बिक्री और की जा सकती है। वो ये फ़ीस आने के बाद कितने और मर्चेंट्स इसमें शामिल रह पाएंगे, क्योंकि भारत का ई-कॉमर्स स्पेस तेज़ी से बदल रहा है। ONDC एक सुविधाजनक, एक मुफ्त तरीके की व्यवस्था सामने लेकर आया था और इसलिए बड़ी संख्या में मर्चेंट्स ने इसे शामिल किया था। डर यह है कि जैसे ही इसके ऊपर फीस आएगी वैसे ही ONDC से लोग निकलना शुरू करेंगे और इसलिए ये दुविधा फिर उस स्थिति में ले आई है कि ONDC ने अपनी फीस लगाने के प्रस्ताव को कुछ महीनों के लिए टाला है। शेयर बाजार में लिस्टिंग की तैयारी कर रही कंपनियों के लिए कैपिटल मार्केट रेगुलेटर सेबी की तरफ से और सख्ती बढ़ सकती है। इसके लिए सेबी की तरफ से क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों को बढ़ावा दिया जा रहा है कि वे लिस्ट होने वाली कंपनियों पर निगरानी बढ़ाएं और ये पता करें कि बाजार में फंडिंग जुटाने का उनका असली मकसद क्या है। सेबी चाहता है कि दागी कंपनियों को शेयर बाजार से दूर रखा जाए, जिसके लिए क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की मदद ली जाएगी। सर, नजर क्या आ रहा है सेबी को? ऐसा क्यों करना चाह रहा है सेबी? ये भी आज की एक बड़ी खबर है। IPO बाजार में काफ़ी कुछ धांधलियां हैं। कई सारी कंपनियां ऐसी IPO में आई हैं जिन्हें आप अंग्रेजी में फ्लाई बाय नाइट ऑपरेटर्स कहते हैं, जिन्होंने पैसे उगा लिए और निकल गई है। सबसे बड़ी दुविधा रेगुलेटर की यह है कि IPO मार्केट में आने वाली कोई कंपनी या लिस्टिंग करने वाली, सूचीबद्ध करने वाली कंपनियों को रेटिंग एजेंसियां, क्रेडिट रेटिंग एजेंसियां मंजूर करती हैं और उसे साख देती हैं। 100 करोड़ रुपए से ऊपर के जो IPO होते हैं उन्हें क्रेडिट रेटिंग एजेंसियों की तरफ से एक रेटिंग मिलती है। वो ये उनके प्रोसीड्स को, इशू साइज को मॉनिटर करते हैं और रेटिंग एजेंसियां इसके लिए इन IPO के जो ऑडिट मैनेजर्स हैं, मर्चेंट बैंकर्स हैं, बैंक स्टेटमेंट हैं, इन पर निर्भर होती हैं। इनसे आंकड़े निकालकर वो इनकी रेटिंग देती हैं। सेबी का कहना यह है कि 2 बड़े सवाल है कि रेटिंग एजेंसियों की मोहर लगने के बाद IPO की विश्वसनीयता बढ़ जाती है, क्योंकि लोग ये मानते हैं कि ये रेटेड IPO है, इसे अच्छी रेटिंग एजेंसी ने इसका इस्तेमाल किया है। लेकिन क्या उठाए गए IPO के पैसे का सही जगह इस्तेमाल होता है, इसकी कोई गारंटी रेटिंग एजेंसी नहीं देती। यानी पैसा उठाया गया किसी परियोजना में लगाने के लिए और खर्च कर दिया गया मकान खरीदने के लिए, प्रॉपर्टी में या बाकी जगह निवेश के लिए। ऐसी स्थिति में सेबी ने अब रेटिंग एजेंसियों को सख्ती से इस बात के आदेश दिए हैं कि वो IPO के एक तो ख़राब फर्मों को रेटिंग न दें और दूसरा IPO से उगाए गए पैसे के सही इस्तेमाल की व्यवस्था भी सुनिश्चित करें। इसका असर हमें आने वाले IPO बाजार में कई IPOs पर पड़ सकता है। फरवरी के दौरान रिजर्व बैंक की तरफ से रेपो रेट में कटौती के बाद भी मार्च में कई प्राइवेट बैंकों ने कर्ज पर ब्याज की दरों को बढ़ाया है। रिजर्व बैंक के आंकड़े बताते हैं कि मार्च के दौरान नए कर्ज पर बैंकों की औसत ब्याज 10.32% रही, जबकि फरवरी के दौरान ये 10.20% थी। फरवरी में रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 25
25 बेसिस पॉइंट की कटौती की थी। सर, क्या मजबूरी है ऐसी बैंकों की जो कटौती के बाद भी उन्हें ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी? ये थोड़ा पहेलीनुमा खबर है, सूचना है, क्योंकि दो बड़े घटनाक्रम हुए पिछले महीनों के दौरान। एक तो रिजर्व बैंक ने 2 बार भारत में रेपो रेट कम की, जो कि इंडिकेटिव रेट है ब्याज दरें कम करने के लिए। इसके अलावा हमने कल आपको बताया था कि आरबीआई ने बड़े पैमाने पर मार्केट में लिक्विडिटी पंप की है, बॉन्ड्स खरीदे हैं, यानी बाजार में बॉन्ड यील्ड्स कम हुई हैं। लेकिन इसके बाद भी भारत के बैंक अपनी स्ट्रक्चरल, अपनी ढांचागत चुनौतियों से परेशान है, और इसलिए रेपो रेट में कट के बाद भी प्राइवेट बैंकर्स ने ब्याज दरों में कमी नहीं की। सरकारी बैंकों ने की है, सरकारी बैंकों ने थोड़ी थोड़ी कटौती की, जो आपको दिखाई देती है। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि बैंकों की जो कॉस्ट ऑफ फंड है, जो फंड उन्होंने जुटा रखे हैं ऊंचे ब्याज दर पर डिपॉजिटर्स से, उन्हें सर्विस करने की कॉस्ट दिखाई दे रही है, और इसलिए उन्हें ब्याज दरों में बढ़ोतरी करनी पड़ी है। दूसरी बड़ी बात जो इसके भीतर से निकल कर आती है कि चूंकि भारत में क्रेडिट ऑफटेक में लगातार गिरावट हो रही है, अर्थव्यवस्था में मांग सीमित है। कल हमने आपको बताया, अगर आप तार जोड़ना चाहें तो जोड़ सकते हैं, कैपेक्स की तस्वीर हमने आपको बताई थी परसों कि भारत में पूंजी निवेश कम हो रहा है, कंपनियां निजी निवेश नहीं कर रही हैं। तो बैंकों को ये महसूस हो रहा है कि इससे बेहतर है कि ब्याज दरों में थोड़ी बढ़ोतरी रखी जाए, पर जो कॉस्ट ऑफ फंड है उसे मैनेज किया जाए। लेकिन ऐसा कब तक चलेगा? क्योंकि अगर आपने रिजर्व बैंक की पॉलिसी ध्यान से सुनी हो, हमने उस दौरान उसमें बताया था कि आरबीआई गवर्नर ने अपनी पॉलिसी में टिप्पणी की थी कि बैंक ब्याज दरों में कटौती को उपभोक्ताओं तक, ग्राहकों तक पहुंचाने में देरी कर रहे हैं। उस देरी की स्वाभाविक वजह यह है कि बैंकों की कॉस्ट ऑफ फंड, या उनके पास जो डिपॉजिट्स हैं उनकी कॉस्ट ज़्यादा है, और ये इस बात की तरफ से इशारा कर रहा है कि आने वाले समय में ब्याज दरों में कटौती के बाद भी कर्ज की लागत कम होने में समय लगेगा। भारत में सेमीकंडक्टर के लिए जो ज़मीन तैयार हो रही थी वो कमज़ोर पड़ती दिख रही है। अभी हाल में 2 ऐसी घटनाएं हुई जिससे हम ये कह सकते हैं। जोहो और अडानी दोनों दिग्गज कंपनियों ने अपने अपने चिप मैन्युफैक्चरिंग प्रोजेक्ट को रोक दिया है। जोहो ने $700 मिलियन का प्रोजेक्ट फिलहाल होल्ड पर डाल दिया है। कंपनी का कहना है कि इस सेक्टर में कोर टेक्नोलॉजी का ना होना और कम अनुभव इसकी बड़ी वजह है। दूसरी ओर अदानी ग्रुप ने इजराइल की टावर सेमीकंडक्टर के साथ $10 बिलियन के चिप प्लांट डील पर बातचीत फिलहाल रोक दी है। कुल मिलाकर देश में चिप बनाने के सपने को जमीन पर उतारने की राह अब और मुश्किल होती दिख रही है। सर, तो इससे तो फिर भारत का पूरा प्लान जो है वो एक तरह से मुश्किल में फंस जाएगा। ये बड़ा झटका है, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से और उद्योग मंत्रालय की तरफ से पिछले 1 साल के अंदर भारत को सेमीकंडक्टर का हब बनाने के लिए, हब तो खैर नहीं, लेकिन सेमीकंडक्टर का निवेश लाने के लिए कम से कम छोटी मोटी इकाइयाँ लगाकर सेकंड लेवल के, थर्ड लेवल के चिप बनाने का, फैब बनाने की तमाम कोशिशें की गई थी। लेकिन ये 2 बड़ी परियोजनाएं 24 घंटे के अंदर वापस हो गई। जो हो कि $700 मिलियन की परियोजना थी निवेश की, जो कर्नाटका में लगाया जाना था, और अडानी की तो काफ़ी बड़ी परियोजना थी, $10 बिलियन की थी, जिसमें इजराइल की टावर के साथ बात चल रही थी। 24 घंटे के अंदर भारत के सेमीकंडक्टर के सपने को 2 बड़े झटके लगे, और इन 2 बड़े झटकों के पीछे बड़ी महत्वपूर्ण वजहें समझना जरूरी है। जोहो ने तो साफ है कहा कि भारत में कौन सी तकनीक का इस्तेमाल किया जाए इसकी भी स्पष्टता नहीं, और भारत के पूरे सिस्टम में वो तकनीकें उपलब्ध नहीं है। सेमीकंडक्टर के साथ सबसे बड़ी दुविधा शुरुआत से है। सेमीकंडक्टर की तकनीक बेहद कॉम्प्लिकेटेड और उच्च, और दुनिया की कुछ ही कंपनियां हैं जिनके पास सेमीकंडक्टर बनाने की तकनीक है। इसमें ताइवान की TSMC है, यूरोप की कुछ कंपनियां हैं, चाइना की और अमेरिका की कंपनियां हैं। जोहो ने इसका कमिटमेंट तो कर दिया, लेकिन तकनीक नहीं ला पाई वो, और भारतीय व्यवस्था में उसे तकनीक नहीं मिल रही थी, इसलिए उसने इसे टाल दिया। अडानी समूह ने ये तो नहीं कहा कि क्यों इसे रोक दिया गया, लेकिन परिस्थितियां ऐसी नहीं है, ऐसा अडानी समूह ने अपने बयान में कहा है। तो 2 बड़ी वजह निकल कर आ रही। एक तो भारत में सेमीकंडक्टर का जो रिसर्च और टेक्नोलॉजी का इकोसिस्टम है वो नहीं बन पाया। 1 साल में कंपनियां इसकी प्रतीक्षा करती रहीं, और उसके बाद उन्हें वापस जाना पड़ा। और दूसरी बड़ी वजह है डोनाल्ड ट्रंप। डोनाल्ड ट्रंप की वजह से दुनिया में सेमीकंडक्टर की पूरी सप्लाई चेन लड़खड़ा रही है। तकनीकों में बड़ा बदलाव हो रहा है, निर्यात पर पाबंदियां लगाई जा रही हैं, रेयर अर्थ मटेरियल को लेकर चाइना और यूक्रेन के बीच में डोनाल्ड ट्रंप फंसे हुए हैं। और ऐसी स्थिति में अमेरिका ने कई सारी सेमीकंडक्टर तकनीकों के निर्यात को रोकने की तैयारी की। ऐसी स्थिति में पूरी दुनिया में जो सेमीकंडक्टर इन्वेस्टमेंट थे, जो परियोजनाएं अलग अलग जगह थी, वो सब ठप होती जा रही हैं। तो दोनों ही परिस्थितियों में भारत की सेमीकंडक्टर उम्मीदों को, सपनों को झटका लगा है। देश को मैन्युफैक्चरिंग हब के तौर पर विकसित करने के लिए सरकार के तमाम प्रयासों के बावजूद वित्त वर्ष 2024-25 के दौरान सिर्फ 3 विदेशी कंपनियों ने भारत में ऑपरेशन
शुरू किया है और ये आंकड़ा 6 साल में सबसे कम है। जिन 3 विदेशी कंपनियों ने भारत में मैन्युफैक्चरिंग शुरू की है वे तीनों मशीनरी और उनके उपकरण बनाने वाली कंपनियां हैं। ये जानकारी कंपनी मामलों के मंत्रालय की तरफ से दी गई है। सर, इस आंकड़े के भीतर अगर झांकें, उसको टटोलें तो क्या पता चलता है? आत्मनिर्भर भारत का रिपोर्ट कार्ड बहुत अच्छा नहीं दिखता है इससे, और हम सेमीकंडक्टर के बाद तत्काल इस खबर पर इसलिए आए हैं क्योंकि ये पूरी तस्वीर आपको बताता है। लंबे समय बाद, काफ़ी लंबा 2024-25 में केवल 3 कंपनियां आई। सर्विसेज सेक्टर में जरूर 53 विदेशी कंपनियों ने भारत में अपने आप को रजिस्टर कराया है, ऐसा मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स का आंकड़ा कहता है। पर लेकिन ये भी 2019-20 में जो अधिकतम संख्या थी 91, उससे कम है। यानी सर्विसेज सेक्टर में विदेशी कंपनियां आ रही हैं, लेकिन उस रफ्तार से या उस संख्या में नहीं आई जो 2019-20 में आई थी। और मैन्युफैक्चरिंग में तो बेहद कम 3 कंपनियां केवल इंडस्ट्रियल सेक्टर में आई हैं, जिसमें कि मशीनरी इक्विपमेंट बनाने वाली कंपनियां और कुछ माइनिंग और क्वेरिंग से जुड़ी हुई हैं। ये थोड़ी चिंताजनक बात है। अगर एफडीआई की आप तस्वीर पिछले 2-3 साल की देखें तो ये दिख रहा है कि भारत में तमाम प्रोत्साहनों के बाद भी नया विदेशी निवेश मैन्युफैक्चरिंग में नहीं आ पा रहा है। और ये भी तब है कि जब भारत ने इतनी बड़ी पीएलआई स्कीम लॉन्च की थी, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम थी, जिसमें भारत में इकाई लगाने के लिए सरकार की तरफ से पैसा दिया जा रहा था। और अब तो परिस्थितियां काफ़ी उलझी हुई हैं, दुनिया में पूरी मैन्युफैक्चरिंग की सप्लाई चेन डिस्टर्ब है। तो अगले 6 महीने 7 महीने में कोई बड़ा निवेश हो पाएगा, इसकी संभावना सीमित है। भारतीय शेयर बाजार में 22 साल बाद पहली बार ऐसा हुआ है जब लिस्टेड कंपनियों में घरेलू संस्थागत निवेशकों की हिस्सेदारी विदेशी संस्थागत निवेशकों से ज्यादा हो गई है। मार्च अंत में लिस्टेड कंपनियों में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी 17.2% दर्ज की गई है, जबकि डीआईएस की हिस्सेदारी 17.6% है। मार्च तक भारतीय शेयर बाजार में कई महीनों तक विदेशी संस्थागत निवेशकों की ओर से लगातार बिकवाली की गई थी, जिसकी वजह से हिस्सेदारी घटी है। सर, क्या आपको लगता है क्यों हुआ ऐसा? क्या एक तरफ तो विदेशी संस्थागत निवेशकों की बिकवाली थी और दूसरी तरफ जो सिप या म्यूचुअल फंड से लगातार निवेश आ रहा था, क्या वही बड़ी वजह है? भारतीय बाजार, शेयर बाजार के प्रकृति में, उसके बेसिक नेचर में एक बड़ा ढांचागत बदलाव दिखाई दिया है, जो अच्छा भी है और चुनौतीपूर्ण भी है। अच्छा इस दृष्टि से है क्योंकि भारत के निवेशक, भारतीय डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स और एसआईपी इतनी ताकत जुटा चुके हैं कि वो बाजार को विदेशी निवेशकों के बिना भी थामे रख सकते हैं, बढ़ाए रख सकते हैं, और हमने बाजार में देखा है। लेकिन नकारात्मक इसलिए क्योंकि विदेशी निवेशक पूरी दुनिया से पूंजी लेकर आते हैं, सस्ती पूंजी लेकर आते हैं, और वो बाजार को दिशा देने का काम करते हैं, वहाँ से वो वापस लौट रहे हैं। आंकड़े में बता रहे हैं कि 2025 में डीआईआईज ने करीब 2.1 लाख करोड़ का निवेश किया, जबकि एफआईज ने 1.7 लाख करोड़ बाजार से निकाल लिए। और यही वो आंकड़ा आपको सामने स्क्रीन पर दिख रहा है। इसलिए डीआईआईज की लिस्टेड शेयरों में हिस्सेदारी बढ़कर 17.6% हो गई और एफआईआईज की 17.2% हो गई। यानी भारत के निवेशकों ने, भारतीय निवेश कंपनियों ने, संस्थाओं ने, म्यूचुअल फंड्स ने जितना पैसा लगाया उसकी तुलना में उसका आधा पैसा विदेशी निवेशक मुनाफा वसूली करके निकाल ले गए। ये मौजूदा तस्वीर है। सर, दूसरा बड़ा सवाल यह है कि जो सेक्टोरियल प्रायोरिटीज हैं वो कैसे डिफर हैं, वो एफआईएस की क्या हैं, डीआईएस की क्या हैं? ये अगर आप शेयर बाजार में निवेश करते हैं तो ये आंकड़े बहुत ध्यान से देखिएगा, और इसमें आपको बेहद दिलचस्प अंतर विरोध दिखाई देंगे। विदेशी निवेश को, एक ही देश है, एक ही देश की अर्थव्यवस्था है, 2 अलग अलग निवेशक हैं, और दोनों भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे देख रहे हैं। आमतौर पर इससे पहले विदेशी निवेशक और भारतीय निवेशक एक ही दिशा में निवेश करते थे और तभी बाजार एक दिशा में जाते थे। पर हम आपको जो आंकड़ा दिखा रहे हैं उसमें विदेशी निवेशकों की वरीयताएं और देशी निवेशकों की वरीयताएं बिल्कुल फर्ज हो चुकी हैं। डीआईआईज के भारतीय निवेशकों के पसंदीदा क्षेत्र कौन से हैं? फाइनेंशियल सर्विसेज, बैंक ऑफ बड़ौदा और कोटक महिंद्रा बैंक में निवेश बढ़ाया है। इसलिए हेल्थ केयर और फार्मा, सिप्ला, सन फार्मा जैसे स्टॉक्स में डीआईआईज ने निवेश बढ़ाया है। म्यूचुअल फंड की होल्डिंग इनमें बढ़ी हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर में एल&टी, अल्ट्राटेक जैसे सीमेंट में निवेश बढ़ा है, क्योंकि डीआईआईज को लगता है, भारतीय निवेशकों को लगता है कि सरकार का खर्च आने वाले समय में बढ़ेगा। इसके अलावा रिन्यूएबल एनर्जी, जो नए एनर्जी स्रोत हैं, उनमें टाटा पावर, अडानी ग्रीन में निवेश बढ़ाया है। एफआईज के पसंदीदा सेक्टर इसके उल्टे हैं। टेक्नोलॉजी और आईटी में इन्फोसिस और टीसीएस में ये उम्मीद की जा रही है कि अगर अमेरिका में मंदी नहीं आती है, चीज़ें ठीक हो जाती हैं, तो शायद ये सेक्टर्स बढ़ेंगे आगे। इसलिए एफआईज ने टेक्नोलॉजी और आईटी में निवेश बढ़ाया। टेलीकॉम, चूंकि भारत में डुओपोली का मार्केट है, तो भारतीय एयरटेल में विदेशी निवेशकों की हिस्सेदारी काफ़ी बढ़ी है। मेटल और माइनिंग में हिंडाल्को, हिंदुस्तान जिंक जैसे कमोडिटी स्टॉक्स में निवेश बढ़ा है। बैंकिंग दोनों का पसंदीदा है।
एक ही हिस्सा ऐसा है जहां एफआईज और डीआईआईज एक साथ निवेश कर रहे हैं, वो बैंकिंग है जिसमें कि छोटे बैंक भी हैं और केमिकल्स में भी, एसआरएफ जैसे स्पेशलिटी केमिकल्स में भी निवेश बढ़ा है। अगर आप तस्वीर को देखें तो आपको ऐसा लगेगा इससे शुभम कि जो भारतीय निवेशक हैं वो भारत में डिमांड की स्टोरी खरीद रहे हैं, बाय कर रहे हैं और उसमें पैसा लगा रहे हैं, जबकि विदेशी निवेशकों को लगता है कि जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड सेक्टर्स हैं, जिनमें निर्यात हो सकता है, जिसमें स्पेशलिटी केमिकल्स हैं, जिसमें आईटी है जो फार्मास्यूटिकल्स हैं, इनमें आने वाले समय में अगर इकोनॉमी में रिकवरी आती है तो हमें इसमें खरीदारी की संभावना बनती दिखाई देती। तो ये दो डाइवर्जेंट व्यूज़ हैं जो हमें विदेशी निवेशकों और भारतीय निवेशकों के भारतीय बाजार अर्थव्यवस्था को लेकर देखते हैं। जी, लेकिन सर यहीं से फिर मेरा दूसरा सवाल है, अगर ये विरोधाभास है, डीआईआई कुछ चुन रहे हैं, एफआईएस कुछ चुन रहे हैं, रिटेल क्या करें, और ये भारतीय अर्थव्यवस्था की तस्वीर कैसी उभरती दिखती है कि अगर कोई दूसरा कंपनी चुन रहा है, कोई दूसरा कंपनी चुन रहा है, तो रिटेल अगर जो डायरेक्ट शेयर में पैसा लगा रहे हैं वो इसको कैसे समझें? रिटेल के लिए बड़ा कंफ्यूजिंग माहौल है ये, क्योंकि आमतौर पर हम अभी से 1 साल पहले, 6 साल पहले तक, 6 महीने पहले तक ये देखते थे कि आमतौर पर बाजार में, मुंबई के बाजार में चर्चाओं में होता था कि विदेशी क्या खरीद रहे हैं, वो क्या खरीद रहे हैं, वो कहाँ निवेश कर रहे हैं। दो बड़े संकेत इससे निकलते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में मांग की, डिमांड की स्टोरी को एफआईज बाय नहीं कर रहे हैं, और वो आपको भारतीय कंपनियों के नतीजों से भी दिखाई देगा। उनके जो पिछली तिमाही के नतीजे थे और ताज़ा तिमाही के नतीजा है, उनसे भी दिखाई दिया कि डिमांड नहीं दिख रही। जबकि भारतीय निवेशक को लगता है कि इसके बाद भी भारतीय कंपनियों में निवेश बनाए रखा जा सकता है, जो पूरी तरह भारतीय बाजार की खपत पर, मांग पर आधारित हैं। तो अगर आप भारतीय कंपनियों की दृष्टि से देखें तो चुनिंदा स्टॉक्स जो बाजार में लीडर हैं अपने अपने सेक्टर में, जिनके पास बड़ा बाजार हिस्सा है 60%, 65%, उनमें निवेश बढ़ता दिखाई देगा आपको डीआईआईज का। जबकि विदेशी पूरी तरह इस बात पर निर्भर है कि भारतीय बाजार में मांग की भी उम्मीद नहीं है। वो कंपनियां जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदलाव के कारण एक्सपोर्ट में फ़ायदा उठाएंगी, उनमें निवेश किया जा सकता है। और इस मामले में डीआईआईज की राय थोड़ी सी फ़र्क है, और ये बड़ा ये अंतर विरोध है, और इसको ठीक होने का इंतज़ार बाजार में लंबे समय से किया जा रहा है, जब डीआईआई और एफआईज एक ही दिशा में सोचना शुरू करें, पर वैसा होता अभी दिखता नहीं है। पाकिस्तान की तरफ से भारतीय एयरलाइंस के लिए एयर स्पेस बंद किए जाने के बाद भारतीय एयरलाइंस ने सरकार को बताया है कि पाकिस्तान के इस कदम से उन्हें कितना नुकसान होगा। हाल ही में सरकार ने एयरलाइंस के साथ बैठक की है, जिसमें एयरलाइंस की तरफ से सरकार को नुकसान की जानकारी दी गई है। एयर इंडिया ने कहा है कि उसे सालाना $60 करोड़ का नुकसान होगा। तो सर क्या क्या बदलना पड़ा? पहले तो ये एयर स्पेस से जो नुकसान हुआ वो नुकसान इसलिए हुआ क्योंकि कंपनियों को कुछ बदलाव करने पड़े होंगे अपने कामकाज के तरीकों में। क्या क्या बदलाव करने पड़े कंपनियों को? एयर स्पेस पर प्रतिबंध के बाद हमने बोनस पॉइंट में आपको बताया था कि सबसे ज़्यादा फ्रेजाइल इस तनाव की दृष्टि से भारत की एविएशन कंपनियां हैं। विमानन कंपनियां दुनिया में सबसे कमज़ोर बैलेंस शीट वाली होती। जरा भी कोई घटनाक्रम दुनिया में बदलता है तो विमानन कंपनियों को नुकसान होता है। अब जो बदलाव हुआ है पाकिस्तान का एयर स्पेस बंद होने के बाद, हम आपको बताते हैं कि क्या क्या हुआ है, क्योंकि अगर आप विदेश यात्रा करते हैं या नहीं करते हैं तो भी आपकी जानकारी की जरूरी है। यूरोप और अमेरिका के लिए अब ओमान और ईरान के रास्ते उड़ान भरी जा रही है, यानी जो पश्चिम की तरफ भारत से जाने वाली उड़ानें हैं वो यूरोप और अमेरिका को जाने वाली ओमान और ईरान के रास्ते जा रही हैं। दिल्ली लंदन मुंबई और दिल्ली से लंदन और मुंबई न्यूयॉर्क जैसे मार्गों में 1 से 1.5 घंटे का टाइम एक्स्ट्रा लग रहा है भारतीय विमान सेवाओं को। खाड़ी देशों की उड़ानों को करीब 45 मिनट से ज़्यादा समय लग रहा है, और ताशकंद टोक्यो की उड़ानों के लिए, यानी पूर्व की, उत्तर यूरोप की और पूर्व की जो उड़ानें हैं उनमें करीब 1 से 2 घंटे का समय ज़्यादा लग रहा है। ये बड़ा बदलाव विमानन कंपनियों को अपने रूट्स में करना पड़ा, और इसी वजह से एयर इंडिया को कहना पड़ा कि उसको $60 करोड़ का नुकसान होगा। सर दूसरा बड़ा सवाल, बोझ कंपनियों पर और कितना कितना पड़ेगा? अगर चलिए एयर इंडिया ने तो $60 करोड़ मांग लिए, बाकी कंपनियों पर कितना बोझ पड़ेगा इसका? 2 बड़ी एयरलाइंस है भारत से, जिसमें एयर इंडिया को ज़्यादा नुकसान इसलिए हो रहा है क्योंकि एयर इंडिया भारत की इकलौती फुल सर्विस एयरलाइंस है जो पूरी दुनिया के सारे नेटवर्क के साथ जुड़ती है। इंडिगो सीमित तौर पर अंतर्राष्ट्रीय मार्गों पर संचालित होती है, तो इसलिए इंडिगो को नुकसान हो रहा है। एयरलाइंस पर जो बोझ है, उत्तर अमेरिका में प्रति उड़ान करीब 29 लाख रुपए का खर्च बढ़ रहा है हर फ्लाइट पर कंपनियों के लिए। यूरोप में प्रति उड़ान पर 22 लाख रुपए का करीब एडिशनल बोझ आ रहा है विमानन कंपनियों पर, और एविएशन इंडस्ट्री को मासिक करीब 300 करोड़ रुपए के नुकसान की संभावना है। और इसलिए एयर इंडिया ने $600 मिलियन के नुकसान
का जिक्र करते हुए सरकार को चिट्ठी लिखी है। इंडिगो के मामले में करीब 200 से 300 मिलियन डॉलर का नुकसान इंडिगो एक्सपेक्ट कर रही है, ये रीरूट होने से, एयर बंद होने से। नुकसान क्यों हो रहा है? क्योंकि एक तो ईंधन ज़्यादा खर्च होता है, चालक दल का रोटेशन करना पड़ता है, टेक्निकल ठहराव बढ़ाने पड़ते हैं, लैंडिंग की फीस नई जगह देनी पड़ती है, और पूरा रूट और पूरा सिस्टम बदलना पड़ता है। इसलिए विमानन कंपनियों को इस नुकसान को रिपोर्ट किया है। सर, नुकसान तो पाकिस्तान में भी हुआ क्योंकि भारत ने भी स्पेस बंद कर दिया, एयर स्पेस बंद कर दिया। पाकिस्तान को कितना नुकसान हुआ है? पाकिस्तान को भी बड़ा नुकसान हुआ है, क्योंकि पाकिस्तान ने दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा विमानन बाजार खो दिया अपना एयर स्पेस बंद करते हुए। भारत में करीब 6000 के आसपास मासिक उड़ानें आती हैं जो पाकिस्तान के एयर स्पेस से ट्रैवल करती थी, और ये पाकिस्तान के पास अभी बाजार नहीं बचा है। भारतीय उड़ानों से पाकिस्तान को हर रोज़ $1.2 लाख की ओवर फ्लाइट फीस मिलती थी। ओवर फ्लाइट फीस का मतलब है कि जिस एयर स्पेस को आप क्रॉस करके जाते हैं, वहाँ से क्रॉस करने पर एविएशन कंपनियाँ एक फ़ीस चुकाती हैं। तो पाकिस्तान के लिए ये नियमित आय जो ओवर फ्लाइट की मिलती थी, इससे उसे बड़ा नुकसान हुआ है। लेकिन भारतीय कंपनियों के लिए ये नुकसान इसलिए गहरा है, और इसलिए उन्होंने सरकार से सब्सिडी की भी मांग की है। सब्सिडी की मांग तो होनी है, और कुछ मांग भी है सर भारत सरकार से क्या कंपनियों की? एयर इंडिया ने कहा है कि एक तो सब्सिडी दी जाए, क्योंकि इस तनाव के कारण उनका कारोबार प्रभावित हो रहा है। और आप ये ध्यान रखें कि एयर इंडिया सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाली कंपनी है, क्योंकि एयर इंडिया के पास उस एरिया में उड़ाने ज़्यादा हैं। ये तो थोड़ी राहत इस समय विमानन कंपनियों के लिए इसके लिए ATF के प्राइस कम होने के कारण है, क्योंकि कच्चे तेल की कीमतें $60 $61 के आसपास हैं। अगर एक ATF भी महंगा हुआ होता तो शायद विमानन कंपनियों को पर संकट के खतरे की घंटी बजने लगती। एयर इंडिया का टर्न अराउंड प्लान खतरे में पड़ सकता है। एयर इंडिया ने विस्तारा से और एयर एशिया से मर्जर के बाद अपने आप को प्रॉफिटेबल लाने का जो प्लान बनाया था, उस पर सीधा असर पड़ना है लगा। दूसरा ये कि अगर ये एयर स्पेस लंबे समय तक बंद रहा तो फिर विमानन कंपनियों को बेहतर ईंधन की खपत वाले विमानों में निवेश बढ़ाना पड़ेगा। ये भी कहा जा रहा है विमानन कंपनियों की तरफ से कि चीन और मध्य एशिया के साथ ओवरफ्लाइट की अनुमति बढ़ाई जाए, क्योंकि लिमिटेड चैनल है चीन और सेंट्रल एशिया से, जहां से भारतीय उड़ानें जाती हैं। और दूसरा ये है कि जहां पर ऊंची लागत है, उन मार्गों पर उड़ानें कम करनी पड़ सकती हैं आने वाले समय में कंपनियों को, तब वो अपने खर्च का प्रबंधन कर सकेंगे। चलिए अगली खबर की तरफ बढ़ते हैं। यूक्रेन ने आखिरकार अमेरिका के साथ डील कर ली है। रूस के साथ यूक्रेन के युद्ध में अमेरिका की तरफ से दी गई मदद की भरपाई के लिए यूक्रेन ने यह डील की है। इस डील के बाद अब यूक्रेन के रेयर अर्थ मिनरल पर अमेरिका का कंट्रोल बढ़ जाएगा, और डील में अमेरिका ने यूक्रेन को सुरक्षा गारंटी भी नहीं है। माना जा रहा है कि इस डील के बाद अमेरिका अब चीन के रेयर अर्थ मिनरल में को टक्कर दे सकेगा। तो सर क्या माना जाए, ट्रंप को मिल गई काट चीन की? कुछ हद तक, और इसका असर हमको आने वाले समय में ग्लोबल जियोपॉलिटिक्स पर दिखाई देगा। डोनाल्ड ट्रंप की सबसे कमज़ोर नस है रेयर अर्थ मिनरल्स, जिनका इस्तेमाल मिसाइल में, सेमीकंडक्टर में और तमाम उच्च तकनीक उत्पादों में होता है। चीन इनका 90% प्रोड्यूसर है। इसके बाद यूक्रेन एक बड़ा प्रोड्यूसर है, वहाँ पर मिनरल के रिजर्व है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध विराम के लिए और यूक्रेन के साथ समझौते के लिए इतना उत्सुक थे। अब इसके बाद डील से यूक्रेन के संसाधनों पर अमेरिका को नियंत्रण मिलेगा। 34 महत्वपूर्ण खनिज ऐसे हैं दुनिया में जो यूक्रेन में मिलते हैं, जिनमें लिथियम, स्कैंडियम भी हैं, टाइटेनियम भी हैं। इनकी आपूर्ति अब अमेरिका कर पाएगा वहाँ से, और इसके लिए यूक्रेन की रीस्ट्रक्चरिंग का, रीबिल्डिंग का एक फंड बनाया जाएगा, क्योंकि यूक्रेन युद्ध से तबाह हो गया है, और उसका इस्तेमाल इंफ्रा और खनिज और रिफाइनिंग में होगा। दूसरा ये कि डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि बाइडेन के दौर में यूक्रेन को जो सहायता दी गई थी $120 अरब की, उसकी वो वापसी नहीं करेंगे, बट किसके बदले वो खनिज लेंगे, मिनरल्स लेंगे यूक्रेन के। और एक तरह से यूक्रेन की माएँ सब परोक्ष रूप से अमेरिका के नियंत्रण में जैसे पहुंच गई हैं, पहली वरीयता अमेरिका को मिलेगी। तो चीन जो रेयर अर्थ मिनरल को लेकर की निर्यात को लेकर अमेरिका के लिए सबसे बड़ी चुनौती बना हुआ था, उसे कम करने में थोड़ी मदद ज़रूर मिलेगी। सर चीन भी शांत तो नहीं बैठेगा, क्या जवाबी कार्रवाई कर सकता है? अब देखना होगा कि इस डील के बाद डोनाल्ड ट्रंप का चीन को लेकर रुख क्या है। हालांकि हम लोग आज इस पर भी चर्चा करेंगे कि दोनों देशों के बीच बातचीत शुरू होने की तैयारी चल रही है। बातचीत के संकेत एक दूसरी तरफ से भेजे जाने लगे, जैसा हम शुरुआत से कह रहे हैं कि 10-15 दिन के अंदर बातचीत शुरू होगी। लेकिन अगर अमेरिका यूक्रेन की आपूर्तियों पर बहुत ज़्यादा निर्भर है और वो विश्वस्त है, तो वो फिर
वार्ताओं में थोड़ा सख्त रुख ले सकता है और उसके बाद चीन की तरफ से भी सख्ती दिखाई दे सकती है। लेकिन लंबे समय तक तनाव अगर चला, ट्रेड वार चला, तो एशिया का रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई चेन और यूरोप की रेयर अर्थ मिनरल सप्लाई चेन दो हिस्सों में बढ़ जाएगी। अमेरिका में राष्ट्रपति के कार्यकाल की पहली तिमाही में अमेरिका की जीडीपी सिकुड़ गई है। मार्च तिमाही के दौरान जीडीपी में 0.3% की गिरावट देखने को मिली है। 2022 की मार्च तिमाही के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब जीडीपी में नेगेटिव ग्रोथ दर्ज की गई है। माना जा रहा है कि अमेरिका में टैरिफ के लागू होने से पहले अमेरिकियों ने भारी इंपोर्ट किया है, जिसका असर जीडीपी ग्रोथ पर पड़ा है। सर, क्या बता रहे हैं जीडीपी के आंकड़े, कैसे टटोला जाए? ये आंकड़े सनसनीखेज है और डोनाल्ड ट्रंप के लिए काफ़ी चुनौतीपूर्ण है। इन्होंने डोनाल्ड ट्रंप के लिए दबाव भी बढ़ाया है। हम अपने कार्यक्रमों में बार बार बताते रहे कि अमेरिकी अर्थव्यवस्था को डोनाल्ड ट्रंप के फैसलों का असर झेलना पड़ रहा है। आंकड़ों ने बताया कि एक तो सबसे पहली बात, एक कॉन्ट्रैक्शन आ गया ग्रोथ में 0.3% का। 2024 के Q4 में 2.4% की ग्रोथ थी। तो आप सोचिए Q1 में कितनी तेज गिरावट आई है अमेरिका की आर्थिक विकास दर में। इससे अमेरिका के पूरे वित्तीय तंत्र में काफ़ी सनसनी है। 2022 के बाद यूएस में पहली बार कॉन्ट्रैक्शन आया है। 2025 में जो ग्रोथ का अनुमान अब 1.9% रह गया, 2% से भी नीचे रह गया है। हुआ यह है कि टैरिफ आने से पहले यूएस में इंपोर्ट बढ़े हैं, क्योंकि बाजार में कंपनियों को ये लग रहा था कि डोनाल्ड ट्रंप आएंगे, टैरिफ लगाएंगे। इससे पहले उन्होंने बाजार में भारी निर्यात किया है और इस निर्यात से अमेरिका का व्यापार घाटा भी बढ़ा है। तो अर्थव्यवस्था में जो टैरिफ आने की तैयारी थी, उस तैयारी का असर हमें इस पर दिखाई दिया और अमेरिका की आर्थिक विकास दर कॉन्ट्रैक्ट हो गई या सिकुड़ गई। सर, मंदी का फिर कितना खतरा माना जाए? अगर जीडीपी सिकुड़नी शुरू हो गई है, मंदी की बातें पहले से भी चल रही थी, क्या आपको लग रहा है ये खतरा कितना पुख्ता हो रहा है? स्लो डाउन तो स्पष्ट है शुभम। अगर आंकड़े आप करीब से देखें कि 2024 में 2.8% के आसपास की विकास दर थी, जो अब घट के 2025 में 1.9% के आसपास आ सकती है। तो स्लो डाउन तो लगभग तय है। इसे आप स्टैगफ्लेशन भी कह सकते हैं, क्योंकि अमेरिका में महंगाई दर में 0.5 से 1% तक की बढ़ोतरी की संभावना है। और अगर जीडीपी 1% तक घटता है और महंगाई में 1% के आसपास की बढ़ोतरी होती है, तो ये स्टैंडर्ड केस है स्टैगफ्लेशन का, जो अमेरिकी अर्थव्यवस्था में बनता दिखाई दे रहा है। तो भले ही क्लासिक मंदी ना आए, लेकिन अमेरिकी अर्थव्यवस्था में स्टैगफ्लेशन तो इन फैसलों से आएगी ही। इस बात के संकेत हमें इस क्वार्टर के जो आंकड़े हैं उनसे मिले हैं। तीसरा और बड़ा सवाल सर, फिर जो अभी पूरी टैरिफ की वॉर चल रही है, टैरिफ पे जितनी चर्चा चिंता चल रही है, क्या आपको लगता है कि ये सब आंकड़े देखकर जीडीपी के क्या ट्रंप को टैरिफ वापस लेने पड़ेंगे? बड़ी बहस है अमेरिका में कि डोनाल्ड ट्रंप टैरिफ पर कितना बड़ा यू टर्न लेंगे। आधा यू टर्न होगा या पूरा यू टर्न होगा। एक आधा यू टर्न तो उन्होंने ले लिया। एक यू टर्न में जो उन्होंने रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए थे उन्हें 90 दिन के लिए टाल दिया। फिर ऑटो इंडस्ट्री पर लगाए गए टैरिफ्स को भी रोक दिया। चाइना के साथ टैरिफ अभी लगे हुए हैं, जिस पर अभी बातचीत शुरू होने वाली है। मुद्रास्फीति बढ़ने से, महंगाई बढ़ने से उपभोक्ता नाराज हैं। कंपनियां डोनाल्ड ट्रंप के साथ नहीं है कि उनकी लागत बढ़ रही है इंपोर्ट से। अब डोनाल्ड ट्रंप की चुनौती यह है कि उनकी रेटिंग भी टूट रही है। जैसा हम पहले भी बता चुके हैं कि किसी नए राष्ट्रपति के लिए दशकों बाद ऐसा हुआ है जब उसके पहले 100 दिन में उसकी रेटिंग इतनी तेज़ी से टूटी है। डोनाल्ड ट्रंप की दुविधा यह है कि वो इस टैरिफ से, जो उन्होंने 10 से 12% का बेसिक टैरिफ लगाया है, उसे $3.9 ट्रिलियन का रेवेन्यू तो ला सकते हैं, लेकिन स्टैगफ्लेशन जरूर आएगी और स्टैगफ्लेशन का असर शेयर बाजार पर दिखाई देगा। फेड की भी दुविधा है, अर्थव्यवस्था में सिकुड़ गई है। तकनीकी तौर पर शुभम, फेड को इस समय ब्याज दरों में कमी करनी चाहिए, क्योंकि ऐसी स्थिति में ही केंद्रीय बैंकरों से ये उम्मीद की जाती है कि वो सस्ती पूंजी डालेंगे बाजार में। लेकिन फेड को दिखाई पड़ रहा है कि टैरिफ से महंगाई बढ़कर 1% से ज़्यादा बढ़ जाएगी, तो फेड तात्कालिक तौर पर ब्याज दरों में कोई कमी नहीं करेगा। डोनाल्ड ट्रंप पूरी तरह टैरिफ वापस लेंगे इस बात की संभावना कम है, लेकिन अब वो पीछे हटते जाएंगे, समझौते करते चले जाएंगे और ये कोशिश होगी कि कुछ प्रमुख बाजारों के साथ जल्दी से जल्दी समझौते कर लिए जाएं, जिससे कि टैरिफ का असर सीमित या कम किया जा सके या उन बाजारों के लिए में निर्यात के लिए पहुंच बढ़ाई जा सके। और इन्हीं समझौते किए जा सकते हैं जो अंशुमान जी ने बात कही। इसी के संकेत मिले जब चीन के वाणिज्य मंत्री ने कहा कि बीजिंग अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के 145% टैरिफ पर बातचीत के प्रस्ताव का मूल्यांकन कर रहा है। ये कदम वैश्विक बाजार को प्रभावित करने वाले ट्रेड वॉर के कम होने की संभावना को दर्शाता है। मंत्रालय ने कहा कि बीजिंग का दरवाजा बातचीत के लिए खुला है, लेकिन अमेरिका को उसके गलत रिवाजों के लिए सुधारने की ज़रूरत है।
सर क्या कुछ अपडेट है यहाँ पर इस नेगोशिएशन की बातचीत क्या वाकई शुरू हो पाएगी, होगी तो क्या निकल के आ सकता है? पिछले हफ्ते तक अमेरिका और चीन के बीच में इस बात को लेकर बड़ा भ्रम था कि अमेरिका का कहना था कि हम चीन से बात कर रहे हैं और चीन का कहना था हमारे पास कोई फॉर्मल औपचारिक प्रस्ताव अमेरिका की तरफ से बातचीत का नहीं आया है। अब आज इस सप्ताह के करीब करीब अंत तक आते आते ये बात तो तय हो गई कि दरवाजे खुल गए हैं दोनों देशों के बीच में किसी तरीके की खतो किताबत शुरू हुई। किस स्तर पर बातचीत हो रही है पता नहीं है, मंत्रियों के स्तर पर हो रही है, अधिकारियों के स्तर पर ये पता नहीं है, लेकिन चीन ने अपना रुख थोड़ा सख्त करते हुए कहा है और शायद इन वार्ताओं में चीन आने वाले समय में पहले टैरिफ हटाने की शर्त लगा सकता है कि पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जो 145% टैरिफ लगाए हैं उन्हें हटाया जाए, तब बातचीत की मेज पर आया जाएगा। हम आपको संकेत भी दे चुके हैं कि व्हाइट हाउस एक अल्टरनेट प्लान पर काम कर रहा है चीन के साथ टैरिफ को लेकर, जिसमें चुनिंदा चीज़ों पर टैरिफ की दर 10 से 12% रखी जा सकती है, कुछ चीज़ें ऐसी जिन पर 50% रखी जा सकती और कुछ पर टैरिफ की बढ़ोतरी को घटाया जा सकता है। पर दुनिया के बाज़ारों के लिए ये अच्छी खबर है, संतोषजनक खबर है कि कम से कम अमेरिका और चीन बातचीत करने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। चीन का दबाव है कि चीन की अर्थव्यवस्था संकट में है, निर्यात टूट रहा है, और अमेरिका के लिए तो क्या स्थिति है वो आपके सामने अभी इन नतीजों से सामने आ गई कि पिछले क्वार्टर के जो नतीजे आए, तिमाही के नतीजे, उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की पूरी इकोनॉमिक पॉलिसी को सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया। तो दोनों देशों के लिए बातचीत करना बेहतर है, अच्छा है, और ट्रेड वार को यहीं रोक देना बेहतर है, क्योंकि इससे पूरी दुनिया को उसका लाभ मिलेगा। चलिए, और अच्छा है कि ये बातचीत शुरू हो जाए और मंदी टल जाए। नहीं टली तो कच्चे तेल की कीमतों का जो सूरत हाल है ये और बुरा हो सकता है। विदेशी बाजार में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट की वजह से तेल उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्था पर चोट पहुंचने की आशंका जताई जा रही है। तेल कीमतें घटने की वजह से रूस ने एनर्जी से होने वाली अपनी कमाई के लक्ष्य में 24% की कटौती की है। दूसरी तरफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड यानी IMF ने ओपेक देशों के ग्रोथ अनुमान में कटौती की है। बीते 9 दिन में विदेशी बाजार में ब्रेंट क्रूड का भाव 9% टूट गया है। सर क्या दिक्कतें हो रही हैं देशों को जो उत्पादक देश हैं? देखिए, अगर आप भारतीय तेल कंपनियों में निवेश करते हैं या भारतीय बाजार में महंगाई के आधार पर अपनी निवेश रणनीतियां बनाते हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है, सुखद खबर है भारत के लिए, क्योंकि भारत के लिए कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट और रुपए की मजबूती दोनों एक साथ आई हैं। लंबे समय बाद हम ऐसी परिस्थिति देख रहे हैं। लेकिन IMF ने परसों रात में MENA रीजन के लिए तेल उत्पादक देशों की अर्थव्यवस्थाओं के लिए एक नया अनुमान जारी किया और ग्रोथ को ऑलमोस्ट 4% से घटा के 2% कर दिया। ये जबरदस्त कटौती थी तेल उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं में। तेल उत्पादक अर्थव्यवस्थाओं में भारत को रोजगार भी मिलता है, भारत को कारोबार भी मिलता है। ऐसा माना जा रहा है कि कई सारे देश, तेल उत्पादक देश, मंदी के संकट में फंस सकते हैं अगर कच्चे तेल की कीमतें इसी तरह से टूटती रहीं। तेल उत्पादक देश लगातार तेल उत्पादन घटा रहे हैं। अप्रैल में ओपेक का उत्पादन पर डे 2 लाख बैरल घटा है और इसके बाद भी तेल की कीमतें लगातार टूट रही हैं, यानी बाजार में आपूर्ति कम है, इसके बाद भी कच्चा तेल महंगा है, खौल रहा है। रूस के लिए सबसे बड़ी चुनौती है। रूस की अर्थव्यवस्था युद्ध से तबाह है, अब संधि की कोशिशें हो रही हैं। रूस ने अपने रेवेन्यू टारगेट को 24% घटा दिया है। अगर तेल 50% तक चला गया 2026 में तो रूबल और ज़्यादा बुरी तरह टूटेगा। खाड़ी देशों में, पूरे खाड़ी देशों में आर्थिक विकास दर में तेज गिरावट हो सकती है कच्चे तेल की गिरावट के साथ। सर क्या आउटलुक आपको दिख रहा है तेल की कीमतों का, अगर देखा जाए तो किस दिशा में जाती दिख रही हैं? तेल की कीमतों का आउटलुक दबाव का ही है जो लगातार हमें बनता दिखाई दे रहा है। जैसे हमने आपको अभी बताया कि तेल उत्पादन में कमी के बाद भी कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट दिख रही है। अमेरिकी अर्थव्यवस्था के लिए इसमें नई चुनौतियां हैं, क्योंकि अमेरिका में WTI $60 से नीचे हो गया है, जबकि अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप ने आते समय कच्चे तेल के उत्पादन में निवेश बढ़ाने की आवाज़ लगाई थी और उसका कारण रिस्क भी बढ़े थे। अब ये स्थिति है कि क्रूड टूटने से कई अर्थव्यवस्थाएं MENA रीजन की मंदी की तरफ खिसक सकती, जिसका असर हमें दुनिया के बाजारों में दिखाई देगा। लेकिन तेल आयातक देशों के लिए अच्छी खबर है, जैसा मैंने शुरुआत में बताया, भारत और चीन जैसे देशों के लिए, क्योंकि डॉलर की कमजोरी के कारण उनकी अपनी करेंसीज मजबूत हो रही हैं, यानी उनके इंपोर्ट बिल्स सस्ते हो रहे हैं और इस बीच कच्चे तेल की कीमतें भी $60 से नीचे आ गई हैं। तो भारतीय अर्थव्यवस्था में महंगाई का परिदृश्य, ईंधन की महंगाई का परिदृश्य अचानक बेहद
बेहतर होकर और चमकदार हो गया है। ये देखना होगा कि भारत सरकार इस कच्चे तेल की कीमतों में कमी को क्या लोगों को पेट्रोल डीजल की कीमतों में कटौती के तौर पर पासान करती है, या जैसा 1 महीने 15 दिन पहले किया था कि कच्चे तेल की कीमतों के बाद सरकार ने अपना राजस्व बढ़ाने के लिए एक्साइज ड्यूटी की दर कंपनियों पर बढ़ा दी थी, हालांकि उसका असर उपभोक्ताओं की कीमत पर नहीं पड़ा था, वही कुछ वैसा करेगी। चलिए अगली खबर जो भारत से है और बड़ी अहम है। भारतीय बाजार नियामक सेबी ने उद्योगपति गौतम अदानी के भतीजे प्रणव अदानी पर इनसाइडर ट्रेडिंग का आरोप लगाया है। सेबी का कहना है कि प्रणव अदानी ने अडानी ग्रीन की ओर से एसबी एनर्जी के 3.5 अरब डॉलर के अधिग्रहण की जो महत्वपूर्ण गोपनीय जानकारी थी वो अपने रिश्तेदार कुणाल शाह के साथ साझा की। कुणाल शाह और उनके भाई ने इस जानकारी के आधार पर अडानी ग्रीन के शेयरों में खरीद फरोख्त की, जिससे 90 लाख रुपए कमाए। अब खबर यह है कि वो इस मामले को सलटाने के लिए, निपटाने के लिए सेबी से बातचीत कर रहे हैं। कितना गंभीर है सर ये मामला और आरोप, और इतने बड़े उद्योग घराने पर अगर ये आरोप लगता है तब ये कितना और महत्वपूर्ण हो जाता है। ये अपने तरीके का पहला मामला है और लंबे समय इससे पहले निगाह में नहीं आया, जिसमें अडानी समूह का एक प्रमुख व्यक्ति और डायरेक्टर इनसाइडर ट्रेडिंग के आरोप में फंसा है। मामला 2021 का है। 2021 में अडानी ग्रीन का एक्विजिशन जो हुआ था सॉफ्ट बैंक की एसबी एनर्जी का, इसकी सूचना लीक करने का आरोप था। और अब आज ये पता चला कि अडानी समूह की तरफ से, प्रणव अडानी की तरफ से सेबी को एक चिट्ठी भेजी गई है जिसमें इस मामले को सेटल करने के लिए कहा गया है। यानी कहीं ना कहीं ये मामला सेबी इसके जांच और निर्धारण के करीब पहुंच गई है। इनसाइडर ट्रेडिंग के मामले गंभीर भी होते हैं और काफ़ी असर भी करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका में तो काफ़ी बड़ा असर होता है, लेकिन ये मामला आने वाले समय में थोड़ा बड़ा हो सकता है, अडानी समूह की चुनौती बढ़ा सकता है। सेबी की प्रतिक्रिया हमारे पास अभी नहीं आई है कि सेबी ने इस सेटलमेंट के प्रस्ताव पर क्या निर्णय लिया है, लेकिन ऐसा माना जा रहा है कि सेबी जल्द ही इस पर अपने रुख को जाहिर करेगा। बाजार नियामक सेबी ने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी लिमिटेड के खिलाफ अक्टूबर-दिसंबर 2024 के दौरान कथित इनसाइडर ट्रेडिंग के 2 मामलों में जांच शुरू की है। इसके अलावा कंपनी के रिलेटेड पार्टी लेन देन भी सेबी के जांच के दायरे में हैं। सर एक और मामला इनसाइडर ट्रेडिंग का, क्या कैसे समझा जाए ओला इलेक्ट्रिक की सारी मुश्किलों को, क्या है ये पूरा मामला? ओला इलेक्ट्रिक में रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी बड़ी है और इसलिए भी ओला इलेक्ट्रिक में इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला गंभीर बनता दिखाई दे रहा है। ओला इलेक्ट्रिक को लेकर तमाम तरीके के विवाद पिछले दिनों में रहे हैं, सब्सिडी को लेकर और बाकी चीज़ों को लेकर, पर ये इनसाइडर ट्रेडिंग का मामला गंभीर है। जो हम समझ पा रहे हैं उस हिसाब से सेबी ने 2 मामलों की जांच शुरू की है, जिनमें कंपनी ने कुछ ज़रूरी इंफॉर्मेशन अक्टूबर और दिसंबर 2024 में, यानी पिछले साल के आखिरी तिमाही में रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शन से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन और सूचनाएं लोगों को जारी की हैं, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग के नए नियमों के दायरे में आती हैं। और इसके बाद सेबी ने इस मामले की जांच शुरू की है। ये भी माना जा रहा है कि इसमें ओला का उच्च प्रबंधन शामिल हो सकता है। तो इस खबर का असर हमें आने वाले दिनों में शेयर बाजार पर ज़रूर दिखाई देगा। तो ये था हमारा आज का बोनस पॉइंट। अगली मुलाकात आपसे सोमवार को होगी नए एपिसोड में, नई खबरों में। तब तक के लिए आप बने रहिए बोनस पॉइंट के साथ। हमारी वेबसाइट को ज़रूर देखिए, वो सैटरडे संडे को भी सुबह से लेकर रात तक अपडेट होती है और कुछ खास प्रोग्राम्स आने शुरू हो चुके हैं इन वीकेंड्स पर। जैसे आप प्रॉपर्टी जंक्शन देखिए, पासबुक शो देखिए, और इस बार एक बड़ा खास इंटरव्यू लेकर आ रहे हैं हम। शक्ति की समृद्धि हमारा जो कार्यक्रम है, जो वुमेन एम्पावरमेंट, वुमेन फाइनेंशियल प्लानिंग को लेकर है, उसमें हमने डॉक्टर उपासना अरोड़ा का इंटरव्यू किया है और उसमें आप समझिए कि उनका क्या नज़रिया है। बड़ी एक खास बात बताता हूँ कि वो म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं करती। आज तक उन्होंने कभी म्यूचुअल फंड में निवेश नहीं किया। क्यों नहीं किया ये जानिए, बड़ी रोचक कहानी है, बड़े रोचक उन्होंने किस्से सुनाए अपने इंटरव्यू में। ये इंटरव्यू भी आप देखिएगा इस वीकेंड पर। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।